बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपकी स्क्रीन पे मैं हूँ सोहा अफजल। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ सिर्फ मैं नहीं बल्कि हरमीत पाजी भी हमारे साथ होंगे, तो उनको भी इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह आज आप वाकई बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप पे भी तोता रंग बहुत सूट कर रहा है, लेकिन ऑल दो हम कोशिश करते हैं कि जब स्क्रीन पे आए तो एक कॉम्बिनेशन जो है वो आपके सामने आना चाहिए। तोता राम याद कर दिया आपने मुझे, बस देख ले। लेकिन ऑल दो हमारी स्क्रीन की अगर बात की जाए, हरमीत पाजी आपकी बात की जाए, जिस दिन आप छुट्टी पे थे उस समेत जब आप स्क्रीन पे आते हैं या फील्ड में काम करते हैं, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मैं खुद पर्सनली, हमारी टीम जो है इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रही होती है कि इस प्रोग्राम का फीडबैक ग्रेजुअली जो हमें मिल रहा होता है। हरमीत पाजी की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लाहौर से जो लोग हमें देखते हैं, इस्लामाबाद कराची से जो लोग हमें देखते हैं, हमें खुशी होती है कि फीडबैक सोशल मीडिया के थ्रू हमें आता रहता है। क्योंकि हमारी कोशिश गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से ये होती है कि वो डेली डोज हो, वो सियासत हो, फैशन हो या ऐसा कोई हेल्थ का मसला हो, हर चीज़ पर बात करके इस प्रोग्राम को प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो इन्फोटेनमेंट का मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि इन्फॉर्मेशन तो आपसे शेयर की जाए, लेकिन साथ साथ आपको एंटरटेन भी किया जाए। तो ये कोशिश करने के लिए आज एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर हम दोनों हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। होपफुली कि आपका वीक अच्छा जा रहा होगा। 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए ना, तो 2-3 दिन बाद ओबियसली वीकेंड आ जाएगा और उसके लिए आपकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी होंगी। लेकिन आजकल लॉन्ग वीकेंड के लिए बड़े तैयारी नहीं करते हरमीत पाजी, बच्चे बहुत तैयारी करते हैं। उनको पता है जुम्मा हफ्ता छुट्टी तो होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि फ्राइडे को भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो लॉन्ग वीकेंड के बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। लेकिन बड़ों के लिए काफ़ी सारे काम है। बच्चों को कंट्रोल करना है कि बाहर नहीं जाना, स्मोक बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स का कहना ये कि एहतियात करें। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, कल हमने इस पर बहुत डिटेल प्रोग्राम किया था हरमीत पाजी, लेकिन आपको पता है कि 300 और 400 से जब ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आता है तो वो एक आम इंसान के लिए, रहने के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सूदमंद नहीं होता। तो आपको बहुत सारी एहतियात करनी है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको पता है कि आगाज़ हम सबसे पहले करते हैं हैवी डोज से, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो अच्छी मज़ेदार और दिलचस्प खबरें लेकर हम आए हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में डेली डोज का ये सेगमेंट लेके। तो डेली डोज को हम पहला डोज आपको देते हैं। पहला डोज बेसिकली है, अगर हम बात करें शादी की, तो हरमीत पाजी अब शादी की मंगनी नहीं होती, निकाह नहीं होता, बाकायदा सिर्फ प्लानिंग होती है कि आपने शादी करनी है और किस दिन करनी है और ऐसी कौन सी शादी करनी है कि वो दुनिया रहती दुनिया तक याद रखे। मतलब वायरल कंटेंट कैसे होना है, क्या हमने अनोखा काम करना है, दूल्हे ने और दुल्हन ने अपने कपड़ों में लाइट्स लगवानी है या किसी ने हेलीकॉप्टर पर बारात लेके आनी है, या अब रही सही कसर तो मैं आपको बता दूं ये तो एक फ्लाइंग वेडिंग हो गई। अगर इसको फ्लाइंग वेडिंग का टाइटल दिया जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अरब अमारात की मैं बात कर रही हूँ। इंडियन ये एक अरबपति फैमिली है जिन्होंने अपनी शादी की, और गेस व्हाट, शादी कहाँ की? हवा में। मतलब ये हवा में शादी, ऐसे मुहावरा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये रियल शादी है जो कि हवा में हुई है। उड़ते जहाज में इंडियन जोड़े ने शादी की है। 300 से ज़ायद मेहमान इनके साथ इस जहाज़ बोइंग तैयारे में सवार थे। अंदर कोई 7 स्टार डिशेस थी और पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। तमाम लोग वहाँ जो मौजूद मेहमान थे वो लड़के वाले साइड के हों या लड़कियों वाले साइड के हों। बाकायदा जैसे आप अगर वेडिंग पे जाएं तो बड़ी बड़ी साड़ियाँ, लंबे लंबे लहंगे, चोलियाँ, सब कुछ जैसे अटायर होता है एक शादी का, बिल्कुल वैसे था। इवन दो कि जब आप सवार होते हैं जहाज़ के अंदर तो बाकायदा रास्ते को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। और ये कम से कम 3 घंटे की फ़्लाइट थी जो कि ओमान तक थी। मतलब ओमान तक की 3 घंटे की फ़्लाइट में इसने शादी को कंप्लीट किया। और जी डांस भी अंदर ही जारी है और शादी भी अंदर हो रही है, मंडप, फेरे, हर चीज़। और जनाब देखें, हो गई वायरल शादी, बस इतना से काम था। अच्छा, वैसे तो जाहिर बात है, आपने परसों देखा कि पिशावर में भी खैबर पख्तूनख्वा बुनेर का एक नौजवान जो दुल्हन लेने के लिए गया, तो दुल्हन की, हाँ भाई, तो यहाँ पे देखें कहीं ना कहीं आपकी बात दुरुस्त है कि एक चीज़ को रिकॉर्ड बनाना है और उसको तारीखी शादी बनानी है। तो हमने ये देखा है कि भाई माजी में इन्हीं के वालिद साहब जो हैं पहले उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, आप अपने बेटे से रिकॉर्ड बनवाया। लेकिन आप देखें कि पूरा का पूरा मंजर जो अंदर नजर आ रहा है और लोग जिस किस्म से एक्साइटेड है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा हॉल जो है वो बुक कराया गया और वही शादी का जो फंक्शन है जैसे हाल में होता है, तो वही उसी तरह फुटेज हमारे सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात है कि इतने ज़बरदस्त किस्म से, और फिर आप वहाँ पर देखें तमाम तर चीज़ें जो हैं, कई खानों के हवाले से दीगर जिस तरह इस पूरे जहाज़ को जिस तरीके से सजाया गया है। लेकिन बहरहाल अब ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया और आप इसमें कोई शक नहीं है कि
जब आपके पास पैसा हो और फिर ज्यादा हो तो फिर आपका दिल करता है कि अब हाँ इस पैसे को लगाना है तो किस तरीके से लगाना है और क्या करना है, तो फिर मेरे ख्याल में इस किस्म के रास्ते भी चुने जाते हैं। और इस पे एक नसीरुद्दीन शाह की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फिल्म है और वो भी इसी तरह मुख्तलिफ चीजों के हवाले से। लेकिन बहरहाल बड़े मजे की शादी लग रही है और इवेंट्स को इन्होंने तारीखी तो बना ही दिया। सोहा, तारीख को रिपीट किया है हरमीत। 1994 में ये शादी हुई थी इनके वालिद साहब की, जिन्होंने लव मैरिज की थी अपनी दुल्हनिया को, भी उन्होंने एयर वेडिंग के तौर पर उसको टाइटल दिया था और उस वक्त ये बड़े मशहूर हुए थे। लेकिन उसके बाद अब ठीक उतने ही सालों बाद अपने बेटे की शादी विद द सेम वेन्यू विद द सेम अरेंजमेंट्स उन्होंने की। और ये उनके ख़ानदान की एक रवायत है जो कि वो बरकरार रखे हुए हैं और रवायत भी कोई छोटी मोटी नहीं है, मतलब अच्छे खासे पैसे लगते हैं इस पर। और आप वही कह रहे हैं ना, देने वाला जब भी देता है जिन लोगों को छप्पड़ फाड़ के देता है। आप इतना पैसा है इनके पास, अगर हम बात करें इंडियन इस फैमिली की, तो ऑल दो के इनका डायमंड का और गोल्ड का बिजनेस है और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये डायमंड बेचते हैं, सोना भेजते हैं। तो फिर जनाब ऐसी शादी तो बनती है। खैर जोड़ा जो है वो काफ़ी खुश है इस हवाले से और रही सही कसर जो है वो तमाम आने वाले गेस्ट जो हैं उन्होंने पूरी कर दी है। बड़े ज़बरदस्त खानों से उनकी तवाज़ी की गई और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि इस रवायत को हम तोड़ेंगे नहीं, ऐसी बरकरार रखेंगे। मतलब हमारे आगे के बच्चे जो हैं वो भी ऐसे ही प्लेन में शादी करेंगे। लेकिन उस वक्त ये खबर आपको कोई और हरमीत पाजी और कोई और सोहा दे रही होगी। चले हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर बेसिकली हमने दे रही है एक बहुत पुरानी, एक इतनी पुरानी, वैसे इसका साइलेंट कर लेती हूँ, इतनी पुरानी खबर है ये कि एक नायाब डाक टिकट जो है रिकॉर्ड $20 लाख में नीलाम हो गई है। अब आप गेस करें कि इतनी पुरानी टिकट है, इसके इतने पैसे कैसे नीलामी में लग गए। मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये जो है ना, इसके ऊपर बना हुआ N4JN4 तैयारा, इसका जो है बेसिकली ये उल्टा छपा हुआ है। देखने में आपको लग रहा होगा ये ऐसी है, लेकिन ये ऐसी नहीं है। आप देखिए बाज़-औक़ात आपकी गलती भी कितनी महंगी हो जाती है ना। तो गलती से ये जो है उल्टा छपा हुआ ये एक टिकट जो है, सिर्फ इसलिए कि तारीख़ में ऐसे ममालिक से कम ही गलतियाँ होती हैं और अगर वो गलतियाँ भी हो जाएँ तो हरमीत वो भी नायाब हो जाती हैं। तो ये भी एक नायाब गलती है जिसकी वजह से जनाब इसको $20 लाख में नीलाम कर दिया गया और ख़रीदने वालों ने ख़रीद लिया कि जब तक दुनिया रहेगी इस गलती को हम भी सजा के रखेंगे अपने घर में या किसी म्यूज़ियम में कि देखें दोबारा ना होने पाए ये गलती। आप वैसे अंदाजा लगा लें कि जिसने गलती की होगी उस वक्त उसको कितनी डांट, और जाहिर बात है जब जिस तरह हम देखते हैं कि बड़ी कोशिश की जाती है कि गलती ना हो, लेकिन वो गलती, और आज आप अंदाजा लगा लें कि उसकी इतनी बड़ी अमाउंट लग सकती है और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इतना ज़्यादा पैसा। और लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फिर नायाब बन जाती हैं और एक तारीख़ का एक हिस्सा बन जाती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि इन सारी चीज़ों को बड़े प्यार से रखा जाए, इसका ख्याल भी रखा जाए और बड़ी दिलचस्पी भी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो इतनी बड़ी रकम अगर किसी ने अदा की है तो यकीन माने कि उसका शौक़ का जो मोल है वो बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा चलिए अगली खबर पे चलते हैं। वैसे अगली खबर पे जाने से पहले मैं कह रही हूँ कि लोग भी कह रहे होंगे कि दिल जलाने को जो है ना वो हम दोनों आ जाते हैं सुबह सुबह। जिनकी शादी हो रही है वो तो बहुत खुश है, लेकिन जिनकी शादियाँ नहीं हो रही ना, ऐसी खबरें दे के हमने उनको और परेशान कर देना कि जनाब आप भी शादियाँ कर लें। शादियों का ये सीज़न है, तो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही उनके लिए एक और ख़बर पेश खिदमत है कि शादी करें तो ऐसे करें जब भी करें, जब भी आपके नसीब में हो। खैर ये दूल्हे भी है जिनका अगेन ताल्लुक इंडिया से है हरमीत। आप देखिए छत पे वो जनाब खड़े हैं और उनके गले में डाला हुआ जो हार है मेरे ख्याल से वो दूसरे तीसरे चौथे मकान तक जा रहा है। अब वो क्यों जा रहा है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। दूल्हे के नोटों के हार की ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे हो गई है वायरल, पर वायरल होते होते घूमते घुमाते हमारे तक पहुंच जाती है और हम फिर उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग अभी तक नहीं देख सके इसको। अब कीमत कितनी है हरमीत में अच्छा, आपको वैसे देखिए अंदाजा लगा रहे हैं पूरी की पूरी सीढ़ी लग रही है। हाँ। इतना यानी छत पर चढ़ने के लिए भी काफी है। सो बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि अंदाजे और फिर पहले से आइडियाज और वो दिमाग में आना और फिर उस पर काम करना, क्योंकि जाहिर बात है वायरल होना है, रील्स में वायरल होना है, सोशल मीडिया पे अपनी शादी को बिल्कुल मुनफरिद बनाना है। तो भैया उन्होंने भी सोचा कि हाँ सब कुछ हो गया, प्याज आलू टमाटर लोगों ने गले में डाल दिया। अब ये वाला जो हार मैं बना रहा हूँ तो ये इतना हो कि कम से कम 2 छत मकान क्यों ना उसमें खड़ा होकर भी उसने एक रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन बहरहाल हमें इस वक्त इंडिया से ज्यादा इस किस्म की खबरें आ रही हैं। मैं आपको कीमत बताती हूँ ना, आप कीमत सुने इतनी तो इसको सलामी ना पड़ी हो जितने का इसने हार पहन लिया है। 20 लाख रुपए का, मतलब ये हम बता रहे हैं आपको भारतीय 20 लाख रुपए, जिसमें ये जनाब ने हार बनाया है। और जो अब सोशल मीडिया पे जो अवाम है ना हरमीत, उसकी तो ट्रोलिंग के अनोखे तरीके हैं ना। मतलब कुछ लोगों ने आके कहा कि ये तो नकली है, कुछ लोगों ने कहा ये भी बस ड्रामे कर रहे हैं, असली पैसे इतने नहीं हो सकते। मुख्तलिफ तबसरे कॉमेंट सेक्शन
भी वायरल वीडियो के नीचे लोगों ने किए। बट ऑल दो इस दूल्हे मियाँ का कहना ये है कि ये मेरा बहुत पुराना आइडिया था और मैं इस पर बहुत देर से काम कर रहा था और टोटल ये 20 लाख रुपए है जिसका हार मैंने पहना हुआ है और हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया। तो आजकल शादियाँ थोड़ी ना होती हैं, आजकल तो रिकॉर्ड होते हैं, बस आप भी रिकॉर्ड शादियाँ ही कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर बेसिकली हमने आपको देनी है ऐसी साड़ियों की जो कि रिवायत बड़ी पुरानी है। इंडिया से वैसे आज काफ़ी सारी खबरें हमने शामिल कर ली हैं, लेकिन चले ये खबर हम आपको देते हैं। सोने से बनने वाली चंदरी साड़ियाँ जो हैं ये बहुत पुराना एक कल्चर है जो कि इंडिया समेत बहुत सारे ममालिक में कैरी किया जाता है। एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ी जो है वो दुनिया में समझी जाती है। लेकिन चूँकि आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि सोने से बनने वाली चंदरियाँ साड़ियाँ ये, तो इसके ऊपर सोने का काम हुआ होता है, मतलब टोटल सोने का काम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो कढ़ाई होती है, उसके अंदर जो धागा इस्तेमाल होता है वो गोल्ड प्लेटेड होता है और इसको हाथ से बनाया जाता है। तो इसकी खूबसूरती यही है कि मशीन्स आने के बावजूद भी जो कि नफासत और जो नीटनेस, क्लीनलीनेस हाथ से आती है वो किसी और चीज़ से नहीं आते। तो पैसे सारे इसके ही हैं। एक तो उसके ऊपर सोने के तारे जो लगे होते हैं उसकी, दूसरी हाथ से बनने की नफीस ये साड़ियाँ दुनिया में महंगी तरीन साड़ियाँ हैं। हरमीत, मेरे पास भी एक है इस तरह की। वैसे आप अंदाज़ा लगा लेंगे, एक तो मेहनत तलब काम है बहुत ज़्यादा और फिर सोने का धागा, तो जाहिर बात है कीमत तो लगनी है, लेकिन बहरहाल मुनफरिद है। और बड़ी बात यह कि साड़ी के हवाले से अगर बात कीजिए तो बहुत सारे ममालिक में और ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में जितनी भी शादियाँ होती है तो पहले से डिमांड की जाती है कि भैया हमने तो मंगवानी है साड़ी। लेकिन ये वाली साड़ी भाई ख़ास और ख़ास है और इतनी महंगे दामों ये बिक रही है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि डिमांड भी इसकी इतनी ज़्यादा है कि जब शादियाँ होती हैं ओवरसीज़ जो हिंदुस्तानी हैं या दीगर एशियंस हैं वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और ख़ासकर बांग्लादेश की मैं बात करूँ तो बांग्लादेश में साड़ियों का जो इस्तेमाल है वो इंडिया के मुकाबले में वहाँ पे मैंने देखा कि ख़वातीन जो है बड़े बड़े फंक्शंस में वहाँ पे साड़ियाँ जो है वो पहनती हैं और ज़्यादा रिवाज वहाँ पे भी साड़ियों का, तो मेरे ख्याल में उस तरफ भी इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। बिल्कुल है, और ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं और तोहफे के तौर पे भी देते हैं और जिसको तोहफे के तौर पे देते हैं उसको एक बड़ा बेशकीमती तोहफा समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगेन वायरल खबर देनी है हमको, बल्कि वायरल खबर क्या दें, हम आपको खबर देने लगे हैं कि आजकल ये म्यूज़िक पहले आपको हम सुना देते हैं फिर आप बताते हैं किस चीज़ के बारे में हम बात करने लगे हैं। ये म्यूज़िक आजकल आप इंस्टाग्राम की हर रील पे देख रहे हैं। मोए मोए मतलब मैं पता नहीं इसको गा सकूंगी सही या नहीं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में हर वीडियो पर आपने ये म्यूज़िक देखा होगा। मैं आपकी गलती करेक्ट करना चाहती हूँ। बेसिकली ये मोए मोए नहीं है, ये मोए मोरे है। वो इसलिए क्योंकि ये दरअसल सर्बिया एक जो मुल्क है वहाँ के सिंगर का है और ये बेसिकली गाना जिस टाइटल से रिलीज़ हुआ था वो था जैनम या जैनम, लेकिन मशहूर उससे नहीं हुआ। मशहूर हुआ किस टाइटल से? मोए मोए। लेकिन दरअसल ये मोए मोए नहीं है, ये मोए मोरे है। और मोए मोरे का मतलब हरमीत क्या है ये मैं भी बता देती हूँ ताकि लोग थोड़े से इसको एंजॉय करें तो समझे कि हम किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मोए मोरे का मतलब है मेरा समंदर मेरा समंदर। और उसके बाद फिर क्या ये शूटर वायरल हुआ है, मतलब आप मैं सोच रहा था कि हमारी पश्तो में जिसे कहते हैं कि मोरे, तो माँ ही को बुलाते हैं कि हाय मोरे माँ आ जाओ। सो मैं यही समझ रहा था, लेकिन बहरहाल आपने तशरीह कर दी और मोरे जो है उसको क्लियर कर दिया कि अपना ही समंदर है भैया। लेकिन हरमीत यहाँ पंजाबी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है मोए। मोए आप किस लिए इस्तेमाल होता है? स्क्रीन के उस तरफ लोग जो हैं वो यकीनी तौर पर इसको समझ रहे होंगे कि घर में बहुत सारे लोगों को जब डांटना हो ना तो मोए ये ना करो, समथिंग लाइक दिस ना। पंजाबी में भी इसका एक अलग ही मतलब है। लेकिन चले अगर हम इतनी बात कर रहे हैं तो ज़रा आपने रील पे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते वक्त तो बहुत सुनी होगी, ज़रा सुने और आप गौर कीजिएगा ये मोए मोए नहीं है, मोए मोरे है। जैसे सुने थोड़ा सा है मजे का हरमीत, म्यूजिक भी मजे का है और उसके लिरिक्स भी मजे के हैं, कंपोजिशन ओवरऑल बड़ी अच्छी है, इसलिए तो लोग इतना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना हरमीत, हमारे भी वायरल कंटेंट की एज कितनी को होती है आपको पता है। वायरल होती है, रील्स बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 दिन तक चलती है और उसके बाद जो है फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन रील कैसी बन रही है हम आपको ये दिखाते हैं। मतलब अगर इंडियन साइड की बात करें या पाकिस्तानी साइड की बात करें, ये तो रियल गाना जो हमने आपको दिखाया है ना, उसके बाद लोगों ने जो फनी इसके ऊपर मीम्स बना छोड़ी हैं, जरा वो भी आप मुलाहिजा कीजिए। ओह माय गॉड हरमीत, आप ये देखें कि मैंने तो ये अभी तो हमने दो तीन आपको दिखाएंगे, लेकिन जो हमने आपको दिखाया है सेलिब्रिटीज हो, आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, आपके ब्लॉगर्स हो, हर दूसरे तीसरे बंदे ने इस वायरल कंटेंट का हिस्सा बनने के लिए अपनी सोच के और अपने आइडिया के तहत कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनानी होती है। और मैं तो लोगों के ह्यूमर सेंस पे बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इंडियन साइड की बात कीजिए या पाकिस्तानी साइड की बात कीजिए, हमारे मीमर्स ऐसे एक्टिव होते हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस बना देते हैं कि बस लाफ्टर अटैक्स ही आते रहे आपको वीडियो देख के, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है।
बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। चलिए हमारा हो गया मोए मोए, अब हम भी चलते हैं एक ब्रेक पे। वी आर डन विद आवर डे टुडे। एक क्विक सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब पीटीआई आ गई है थोड़ी सी मुश्किल में, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में, क्योंकि 13 दिन के अंदर अंदर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने होंगे। लेकिन कराएंगे कैसे, कॉन्टेस्ट कौन करेगा? पीटीआई चेयरमैन जेल के अंदर हैं, वाइस चेयरमैन भी जेर हिरासत हैं, और रही सही कसर जो है वो सदर पीटीआई भी पिछले 6 माह से एक सजा ही काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो है पीटीआई के, वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, और रही सही कसर जो है बाकी लोगों ने पूरी कर दी है, जो कि इस वक्त रोबपोश है। लेकिन अब सूरत हाल क्लैरिटी की तरफ किस तरह से जाएगी? वक्त से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रीगेन करना चाहते हैं उस निशान को जिसको बल्ले का निशान कहा जाता है, जो एफिलिएट है पीटीआई से। लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्या स्ट्रैटेजी होगी पीटीआई की, और स्ट्रैटेजी कौन बिल्ड करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपने नाश्ता वाश्ता किया या आप कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में ही हमारे सारे पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे? हाँ बस इसी तरह समझ लें। बस आपको पता है मेरा डे स्टार्ट बहुत अर्ली होता है, तो ब्रेकफास्ट तो अराउंड 7:30 हो जाता है, तो फिर फॉर मी लाइक ए हाफ डे। चलती का नाम जिंदगी, नाश्ता किया है कि नहीं किया? जी किया है सर, किया हुआ। चले सर, चलती का नाम जिंदगी, लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। आपको पता है चीजें चलती रहती हैं। पीटीआई चेयरमैन इस वक्त बाहर नहीं है, लेकिन देखिए शो भी चल रहा है, सब कुछ आगे हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। आप क्या देखते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना एज सून एज पॉसिबल बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है पार्टी के लिए। लेकिन ये कॉन्टेस्ट कौन करेगा, चेयरमैन कौन होगा, बाकी सारे ओहदे जो हैं उन पर कौन कौन आएगा? बिकॉज अब तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ा रहा। आप क्या समझते हैं? देखिए ये जो इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये हो जाने हैं, इट्स जस्ट लाइक अ पेपर वर्क। कोई आप समझिए कोई डेमोक्रेटिकली जिस तरह हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं, वो पाकिस्तान में सिवाय एक जमात इस्लामी है जिसके अंदर जिस सही मायनों में आप कह सकते हैं कि पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते होंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है। किसी जमाने में एमक्यूएम के बारे में भी ये बात की जा सकती थी, लेकिन अब वो भी बात आप हतमी तौर पर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में एक ही सियासी जमात है जिसमें आप कह सकते हैं कि हकीकी जमहूरियत है, उस जमात का नाम जमात इस्लामी है। रेस्ट चाहे वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, मुस्लिम लीग क्यू है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि तमाम की तमाम सियासी जमातों के अंदर सिर्फ एक पेपर वर्क होता है, और वही पेपर वर्क हो जाएगा तहरीक इंसाफ का भी। तो इसमें अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे की बात अगर आप कर रही हैं बिलखुसूस, तो इमरान खान साहब इस मरतबा कंटेस्ट नहीं करेंगे। वो कि अभी शेर अफजल मरवत साहब ने जो बयान दिया उसके बाद फौरन जो पीटीआई का ट्विटर हैंडल था उसने उसकी तरदीद जारी कर दी, लेकिन वो तरदीद मेरे ख्याल से तरदीद बराए तरदीद ही है, उसमें कुछ जान नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि इमरान खान साहब कन्विक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि कन्विक्ट शख्स पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। तो इसी वही रूल इधर भी अप्लाई होगा। क्योंकि अगर अभी उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ बना दे। हसन अयूब साहब, अगर हम देखें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि अदालतों से जो फैसले आए नहीं होते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो पहले से खबरें हमारे सामने आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि अदालत से फैसला पहले आने से फैसला कहीं उसके पास पहुंच चुका है। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, चाहे वो कल का मामला हो, उससे कबल जितने भी मामला आए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं निज़ाम इंसाफ पर भी आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो जो हालात है तो उंगलियां तो उठ रही हैं? नहीं, उंगलियां तो उस दिन उठ गई थी निज़ाम इंसाफ के ऊपर जिस दिन एक शख्स जो कि हिरासत में था, जिसका रिमांड लिया हुआ था, उस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मर्सिडीज बेंज के अंदर जजेस गेट से दाखिल करवाया था सुप्रीम कोर्ट में, और जो ही वो मुल्जिम कमरा अदालत में पेश होता गया तो उसको मोहतरम मुल्क के चीफ जस्टिस जो मुंसिफ आला हैं उन्होंने देखते साथ कहा कि गुड टू सी यू खान साहब, वेलकम। तो उस दिन तो ये तमाम उंगलियां उठ गई थी, और फिर उनको ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि ये तस्वर किया जाए कि इमरान खान साहब की हिरासत में लिया ही नहीं गया, और हिरासत में नहीं लिया गया, उनके ऊपर जो उनका रिमांड दिया गया है वो रिमांड भी नहीं है। तो ये चीजें तो हो चुकी हैं। आज की जो अदालतें हैं इनके ऊपर आप क्या जो है वो उंगली उठाएंगे? अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो रही सही कसर जो है नवाज शरीफ साहब के लिए पूरी की गई, जिस तरह नादरा जो है एयरपोर्ट पहुंचा, दीगर चीजें आपने देखी। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे सर, नवाज शरीफ साहब की खामोशी जो है, इस पर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन करीब है और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल चुप बैठे हैं? नहीं, मैं पिछली जो आपकी बात थी, आपने बात मेरी टोक दी, मैं बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस आमिर फारूक साहब, देखिए उनकी कितनी ट्रोलिंग कर रहे हैं पीटीआई,
कितनी ट्रोलिंग कर रही है, हालांकि उनको वहां से रिलीफ भी मिला। जो उनकी सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हुक्म है तोशा खाना केस में, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी ट्रोलिंग की जाती है क्योंकि जी उन्होंने कहते हैं कि वो हमारे साथ वो जो है वो सहूलतकारी हमें फराम नहीं कर रहे जो उमरता बंदियाल साहब करते रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए और हमें भी अपनी अदालतों के ऊपर अभी एतमाद रखना चाहिए। अगर जजेस गलत करेंगे तो आई विल बी द फर्स्ट वन जो इस हवाले से आवाज अपनी उठाएगी। दूसरा सवाल आपने किया नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो वो खामोश किधर है यार, वो तो रोज ही बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने आपने देखा नहीं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो दौरे किए हैं वहां पर भी उन्होंने खिताब किए, मुल्की मईशत को बेहतर करने के हवाले से वो रोज शोर से जो जोर शोर से बात कर रहे हैं। बाकी किस किस्म की खामोशी कह रहे हैं कि जलसे क्यों नहीं कर रहे, वो जलसों का तो वक्त जनवरी में स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से मुस्लिम लीग नवाज अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही है और बाकी भी खामोशी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी केपी में उन्होंने जो है अपने जो तूफानी दौरा किया, मुख्तलिफ जो है वो अजला का दौरा करके वहां पर उन्होंने खिताब किया, यहाँ तक कि चतराल तक चले गए हैं। हाँ, अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो उनकी खामोशी है। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन इसी पर ऐड कर ले, हरमीत ने आपसे ये सवाल किया था कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर सहाफ़ी, दी न्यूज़ की हम बात कर लें, XYZ की बात कर लें, खबर से पहले उनके पास लगता है कि खबर आ गई है और वो उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं कि चेयरमैन के PTI के ये ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑल दो कि तरदीद PTI की जानिब से आ चुकी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर ये इमरान खान के नाअहल होने का जो फैसला मौजूद है और इसी पर भी नवाज शरीफ का फैसला भी मौजूद है, ये तो पॉसिबिलिटीज़ में आता ही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग? अगर फॉर्मेलिटी भी करनी है तो चेयरमैनशिप किसके पास जा सकती है? बैरिस्टर गौहर साहब तकरीबन ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका है। बैरिस्टर गौहर साहब ही अब जो है उनको नामजद कर दिया गया है और आप ये देख लीजिएगा कि जुमे के रोज ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये पेपर वर्क है, ये इलेक्शन नहीं है, इस पेपर वर्क के बाद अनाउंसमेंट हो जानी है बैरिस्टर गौहर साहब की। और बैरिस्टर गौहर साहब एक बड़े सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, बड़े थोड़ा जेंटलमैन है, एक उनका बड़ा पोलाइट फेस है और PTI को ऐसे ही फेस की जरूरत थी। अगर इफ यू आस्क मी कि अगर रिप्लेसमेंट कह दें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, यानी इमरान खान की रिप्लेसमेंट बैरिस्टर गौहर साहब हैं, तो वो कोई अवामी शख्स नहीं है, लेकिन उनका एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, एक पोलाइट फेस जरूर है। ठीक है साहब, इस चीज को भी एड्रेस कीजिए। हसन साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है, जो आप फरमा रहे हैं कि दीगर पार्टी तो एक्टिव है, PTI एक्टिव होती है तो उसके खिलाफ जो है आपने पेशावर हाई कोर्ट का वो सख्त रिमार्क्स भी सुने हैं, फिर पुलिस भी पहुंच जाती है, कल तकरीबन 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो नून लीग के लोग हैं उनको किसने गारंटी दी? अभी भी उनसे मिले हैं तो बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि भैया वो मिनिस्टर बन गए हैं। नहीं, अब गारंटी बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर आ रहा हूं, तो फिर उनको भी गारंटी मिली हुई है। देखिए, ये गारंटी नहीं होती, ये हर सियासी जमात जो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने जा रही होती है वो अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को यही बावर कराती है कि जी हम सबसे मकबूल है, तमाम लोग हमारे साथ हैं और हमारी हुकूमत बनने जा रही है। अगर कोई सियासी जमात इलेक्शन से पहले ये कह दे कि हम तो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो जो 4 वोटें मिलनी है वो भी नहीं मिलेंगी। अब PTI वाले भी कह रहे हैं, हालांकि जैसे आप कह रहे हैं कि उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, इवन देन वो कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं और हम जो है वो 2024 के इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। अब कहे तो PTI का मौक़िफ़ भी यही आ रहा है, तमाम सियासी जमातों ने यही बात करनी है और ये उनका पॉलिटिकल राइट है, वो ये बात करें। बट देखिए होना क्या जा रहा है, हम लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, उनको लाडला बना दिया गया है। 2018 में इमरान खान साहब लाडले थे और अब 2023-24 में नवाज शरीफ साहब लाडले हो चुके हैं। तो मैं यही कहता हूं कि वो अच्छे लाडले हैं जो आज भी नाअहल हैं। अच्छा, मुझे ये कहिएगा, ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जो हरमीत बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि आपके जेस्चर पोस्टर्स ऐसे होते हैं कि अता ताड़ साहब कहते हैं कि ना सिर्फ लाहौर से बल्कि रायविंड से ही होगा हमारा अगला वजीर आजम। मतलब इतनी डैम श्योरिटी जो है वो किसी वजह से आती है ना, कहीं से आती है। मैं आपको बड़ा एक वाकया सुनाता हूँ। शहबाज शरीफ साहब अपने प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग नवाज के ना, ठीक है। तो हुआ ये कि 2018 में जो उनके साथ हो रहा है, जो आज PTI के साथ हो रहा है, ये मुस्लिम लीग नवाज के साथ हो रहा था। तो मुस्लिम लीग नवाज से हो रहा था, तो वो रात को मुझे याद है कि उन्होंने एक रात पहले ही इलेक्शन से, वोटिंग से एक रात पहले वो कहते हैं कि हम जो है 2/3 अक्सरियत लेकर कामयाबी करेंगे और हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। मैंने सोचा, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब ये क्या कह रहे हैं? तो बाद में रियलाइज हुआ कि जी वो उन्होंने अपने वोटर्स को अभी उनकी हौसला शिकनी नहीं करनी। तो इसी तरह सियासी लोग बातें करते हैं। जावेद हाशमी साहब थे, हुआ ये जी कि उन्होंने इस्लामाबाद से इलेक्शन कंटेस्ट करना था, उनको कहा जी कि भाई मुशर्रफ साहब ने तो अपने पेपर जो है विड्रॉ कर रहे हैं, वो तो अब कराची से इलेक्शन लड़ने लगे हैं। तो हाशमी साहब ने कहा जी कि मैं डंडा लेकर परवेज मुशर्रफ के पीछे कराची जाऊंगा। फिर वो कराची नहीं गए, उन्होंने इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ना था और उनकी रिजल्ट थी सीट के ऊपर, तो वो इस्लामाबाद से उन्होंने इलेक्शन लड़ा
फिर कराची अची वो भूल गए थे। तो ये सियासी लोग ये बातें करते हैं, हमें उनकी बातों को अच्छा बहुत सर, संजीदा देखिए नहीं ये लेना बातें चाहिए। सर एक और चीज है, आपने देखा कि जरदारी साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो आने वाली है वो मखलूत होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये कौमी, जिस तरह दुरानी साहब कहते हैं कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए, एक तरफ जो है मखलूत हुकूमत की बातें आ रही हैं, अगर ये मखलूत हुकूमत आती है तो क्या आपको लगता है कि जो मसाइल का इस वक्त मुल्क को सामना है, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी तौर पर बहरान है, इससे निकालने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए हरवीर, बात यह है कि जरदारी साहब ने कहा कि सिंध में भी मखलूत हुकूमत आएगी, नहीं बात की ना उन्होंने। तो वो कौमी हुकूमत को मखलूत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब में जो बैटल फील्ड है, एक्चुअल जो नेशनल आपकी पॉलिटिक्स को वहां से उससे शेप अप होना है कि पंजाब के अंदर कौन सी जमात कितनी सीटें लेती है, कोई कहां पर स्टैंड करती है। तो वो पंजाब में तो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जी हमने फिर भी कोalition गवर्नमेंट ही बनानी है, मखलूत हुकूमत या कौमी हुकूमत बननी है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बेहतर होता है कि वो सिंध के हवाले से भी ये बात करते जी कि सिंध में भी हम कौमी हुकूमत बनानी है, क्योंकि मुल्की मसाइल या सिंध के मसाइल वो अकेले हल नहीं कर सकते। सिंध में तो वो शेयरिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो फेडरेशन के अंदर वो कहते हैं जी कि हमने शेयरिंग करनी है। बात ये है कि सियासतदान ने वही बात करनी है, मियां नवाज शरीफ साहब वही बात करेंगे जो उनको सूट करती है, जरदारी साहब वही बात करेंगे जो उनको सूट करती है। इस तरह अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करें या जमात इस्लामी की बात करें तो वो अपनी अपनी जो है ना जो सूट करने वाली बातें हैं वो करेंगे। हिस्सा बकदरे जुस्सा होना है। अगर कोalition गवर्नमेंट बननी भी है तो जिसके पास जितनी सीटें होंगी उसी के मुनासबत से उसका शेयर भी होगा गवर्नमेंट में। अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आ जाती है और वो सिंगल मेजॉरिटी को मिल जाती है, फिर उसकी वो डिफरेंट टर्म्स के ऊपर अपनी जो है नेगोशिएशन करेगी अगर नेशनल गवर्नमेंट बननी भी है तो। क्योंकि सपोजिटली अगर 172 का मैजिक नंबर मुस्लिम लीग नवाज ले लेगी तो फिर पीपल्स पार्टी को अपनी टर्म्स के ऊपर लेकर आएगी ना, फिर उनको वजारत खारजा देगी, या वजारत खारजा अगर दे देगी तो बाकी वजारतें भी इस तरह अहमियत की हामिल वजारतें देंगी, फिर ऐसे नहीं होगा। इसी तरह अगर विकेट पर आती है मुस्लिम लीग नवाज तो फिर उनको डील करना पड़ेगा। फिर देखिए सियासत जो है ना वो बंद गली से रास्ते निकालने का नाम है। लेकिन इमरान खान साहब वाइड पॉलिटिशियन है जिन्होंने ऐसी सियासत की कि वो जो गलियों से निकल के ना, ओपन गलियों से निकल के वो बंद गली में खुद गए हैं, यानी असम्बलियां तोड़ी अपनी। फिर उन्होंने उसी बंद गली से निकलने का नाम सियासत है। उन्होंने जनाब क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी सियासत को खुद ही जो है ना उसका जनाजा निकाला है। तो अब इसमें किसी का कसूर नहीं है, उनके अपने नामे हमारे जो उनके सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर और अच्छी रही क्वेश्चन रही आपसे। ऑल दो मुल्क की मुफाद में यही कि सारी जमातें जो हैं और लीडरान मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन हो सकता है। एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आपको याद होगा मंडे को मैंने सोलो शो किया था और उसकी एक वजह ये थी कि हरमीत पाजी यहाँ मौजूद नहीं थे, ना लाहौर में थे ना इस्लामाबाद में थे। वो कहाँ थे कि वो खुद बताएंगे। हाँ अलबत्ता मैं आपको ये बता दूँ कि वो एक नोबल कॉज के लिए किसी जगह पे किसी तकरीब में मौजूद थे और मुझे बहुत खुशी है कि हम वो चीज़ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो हरमीत बताएं कि आप कहाँ पे थे मंडे को और किस नोबल कॉज के लिए। सोहा बिल्कुल ज़ाहिर बात है पब्लिक टीम के लिए पहले से कॉज वगैरह आई थी तो नुमाइंदगी तो करनी थी, लेकिन मैं रहीम यार खान से आगे एक इलाका है सादिकाबाद का और वहाँ पे इज्तिमाई शादी हो रही थी तकरीबन 200 के करीब। इसमें तकरीबन 50 से ज़ायद वो बच्चियाँ थी जो इस शादी में शरीक तो नहीं हुई थी, लेकिन उनकी शादियाँ क्योंकि उन्होंने सामने नहीं आना था तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके घर तमाम तर जो तकरीबात का सिलसिला तो उनके घरों पे किया गया था। लेकिन ये जो इवेंट था इंतहाई बहुत बड़ा खूबसूरत इवेंट था और आप अंदाज़ा लगा लें कि 200 दुल्हने और उनके जो दूल्हे मियाँ थे, बड़ा हाल भरा हुआ था, मजमा सजा हुआ था। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए थे इस शादी में शिरकत करने के लिए और जो जज्बात थे वालिदैन के चेहरों पर और जो खुशियाँ, कितनी खूबसूरती से उसको कैमरे में कवर किया है, कैद किया है। वो पूरा वहाँ चुके मौजूद थे, आपने उसको कवर किया। जरा आप सब भी देखिए, जस्ट हैव अ लुक। इस वक्त अगर बात की जाए सादिकाबाद के हवाले से पंजाब की, तो मैं आज सादिकाबाद पहुंचा हूं और मेरे कब में आप देख सकती हैं कि बहुत सारी दुल्हनें बैठी हैं, बल्कि इनके दूल्हे जो हैं इन्हीं के इंतज़ार में एक दूसरे हॉल में बैठे हैं। बड़ा मज़े का माहौल है, खाने पीने लगे हुए हैं, बाराती आ चुके हैं बारात लेने। लेकिन इन सारी अरेंजमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनसे मैं चाहता हूं कि आप सबका तारुफ भी करूं। तो हमारे साथ इस वक्त अब्दुल हफीज़ खान साहब मौजूद हैं जो कनाडा से आए हैं। सर कनाडा से आए हो तुसी, ये जो काम कार खैर का आपने शुरू किया है इसका ख्याल कैसे आया? क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ज़्यादा इंस्पायर की और आपने सोचा कि हाँ मैंने यही काम करना है?
हरमीत भाई, बात ये है कि हर आदमी के अंदर ऐसा खुमीर है कि उसके अंदर ये जज्बा होता है कि वो किसी न किसी खैर के काम में जुड़े। तो ये देर सवेर तो हो सकती है, हमारे अंदर भी जब अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने मुझे चूज़ कर लिया और फिर हमने काम शुरू कर दिया। और जब ये काम शुरू किया, आज 15 साल होने को हैं कि जब तक मेरी ज़िंदगी ये काम चलेगा, मैं नहीं हूँगा, मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने ट्रेन कर दी है अल्लाह के हुक्म से। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, खैर का काम कभी रुकता नहीं है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, मुबारकबाद देंगी अपनी सहेलियों को जो बैठी हैं? हाँ, मुबारकबाद देंगे। कहाँ से आपका ताल्लुक है? बस्ती मसूरिया से। अच्छा जी। तो शादी हो रही है, सर के लिए कोई दुआएं, कितनी दुआएं हो रही हैं? हाँ, आपके दिल में कितनी दुआएं हो रही हैं? बहुत सारी दुआएं हैं। तो जनाब, एक तरफ तो खुशियों का दिन है और भाई सब कुछ हमने दिखाया। हमारी कोशिश थी कि पूरा ब्याह जो है, पूरी जो शादी है वो हम आपको दिखाएं। दुल्हनों से बात करा ली हमने, उनके जो मन में लड्डू फूट रहे हैं वो भी आपको बता दिया। लेकिन बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पूरा का पूरा साल लग जाता है। सोचते रहते हैं, माँ बाप जो गरीब होते हैं उनकी सोच फिक्र इसी में गुजर जाती है कि बच्ची जो है उसकी शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है। बहुत मुश्किल हालात होते हैं और दिल पे एक तकलीफ़ सी, कंधों पे एक बोझ सा। लेकिन अगर वो बोझ कोई और अपने कंधों पर ले ले तो वाह क्या बात होती है। और मेरे ख़्याल में अल रहमान फाउंडेशन जो है ये उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से घर के वो तमाम तर लवाजमात, सुई से लेके बिस्तरा, बिस्तरे से लेकर यहाँ पे दुल्हनों के कपड़े, दुल्हें जो हैं उनके लिए मलबूसात, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कुर्सियाँ, यानी एक नया घर जो बनने जा रहा है, जो दो दिल मिल रहे हैं, उनके लिए तमाम तर जो लवाजमात हैं वो शादी में पूरे किए गए हैं। और यहाँ पे जो सिलसिला है बारातियों का, यानी आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि बहुत सारे लोग आए हैं, लोगों की चेहरों पर खुशियाँ हैं और ये खुशियाँ जो हैं ये बखेरने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल हफीज़ खान साहब है। क्या कहेंगे आज के दिन के मौके? आज का दिन बहुत बड़ा है और खुशीदार है हमारे लिए। और जैसे ये महंगाई होती है ना, हाँ। इन्होंने पहले आवाज़ नहीं निकल रही है। आवाज़ कैसे निकल? आवाज़ ऊंची। पहले तो 150 लोग ये करते थे, हाँ। अब जैसे महंगाई बढ़ रही है इन्होंने फिर 200 कर दिया। क्या इसलिए बात है, क्या इसलिए इनको मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता तू हूँ। कितना खुश है? अपनी मैं- दिल दी गल कर। मैं बहुत खुश हूँ। पंजाबी आंदी तेनों? पंजाबी सराइकी आंदी तेनों? सराइकी- सराइकी की कहने कितना खुश है तू? मैं डाढ़ा खुश हाँ। डाढ़ा खुश है। ते घर वाली भी खुश है कि नहीं? वो भी खुश है। अल्लाह आपको कामयाबी दे और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ ले आए और आपको हिम्मत दे कि जो मौका आप लड़ रहे हैं आप इसे भरपूर तरीके से लड़ें। वाह हरमीत पाजी, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं इस बात को कोट करना चाहती हूँ कि यकीनी तौर पर एक नोबल कॉज के लिए वो शख्सियत जो कनाडा से आई वो तो काम कर ही रहे थे, सब बहुत खुश थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे थे उनके साथ, उनकी खुशियों का हिस्सा बने थे, उनकी खुशियाँ यकीनी तौर पर जो है दुबाला हो गई थी। और दुल्हा आप भी खैर कम नहीं लग रहे थे, आपकी दुल्हन तो वहाँ नहीं थी, लेकिन आपने बाकायदा तौर पर उनकी शादियों की खुशी वैसे ही सेलिब्रेट की है जैसे वो कर रहे थे। दैट वॉज रियली रियली गुड। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको कवर किया। चूँकि आप वहाँ मौजूद थे तो आप बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से कंक्लूड हुआ और क्या जज्बात थे लोगों के। बिल्कुल जाहिर बात है कि फैमिली और तमाम तर वो लोग, और मैंने वहाँ पे ये देखा कि माजूर बच्चियाँ जो थी, नाबीना उसमें दूल्हे भी शामिल थे, दुल्हनें भी शामिल थी। यकीन माने कि कहीं ना कहीं वो नाउमीद भी हो चुके थे वो जिनसे मैं मिला, और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको ज़िंदगी की एक और आस मिलती है, एक और ज़िंदगी उनको मिलती है, क्योंकि एक नया सफ़र शुरू होता है। लेकिन इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें, मैं वहाँ पे एक तो मेरा यहाँ से जाना पहले एक तो सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा, लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा कि अपनी टिकट लेके लोग इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से सिर्फ इसलिए हैं कि ये बच्चियाँ जो हैं, ये बच्चे जो हैं, ये ना समझे कि हम अकेले हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई इन खुशियों में शामिल नहीं है। और मेरे जाने का मकसद भी यही था कि पब्लिक न्यूज़ जो है, हमेशा हमने कोशिश की है कि जितने भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं हम वहाँ कवर भी करते हैं, जाते भी हैं, कोशिश भी होती है कि वहाँ पे जो है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से मेहमान नवाजी हमारी की गई और जिस तरीके से ख्याल रखा गया, लेकिन बहरहाल मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि वो माँ बाप जिनके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ था, और वो बोझ जो है वो अब्दुल हफीज़ खान ने अपने कंधों पर लिए, और कहीं ना कहीं वो जो खुशियाँ थी, वो जो चेहरे के पर खिले जज्बात थे, उसके लिए मेरे पास अल्फाज
तो नहीं और है, हरमीत, मैं भी ये लेकिन समझती खैर हूँ- हमने खुशी उनके साथ सेलिब्रेट की। लेकिन इस कार्य खैर में आप समेत जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, अल्लाह पाक उसको अजर की सूरत में आप सब तक ज़रूर पहुंचाए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और हरमीत अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हम किसी तारीखी मकाम की सैर आपको ज़रूर करते हैं और एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है, हमने आज आपको सैर करवानी है शीश महल की। ये कहाँ है और इसकी तारीखी हैसियत क्या है, एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है, जस्ट हैव अ लुक। चनियोट को औलिया अल्लाह की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे मिज़ारात हैं, लेकिन अहमद माई अलमारूफ साईं सुख की शान और शौकत मुनफरिद है, जिसे शीश महल के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसकी तामीर में शीशे का इस्तेमाल किया गया है। 1950 में हजरत अहमद माई ने अपनी जिंदगी में इसकी तामीर शुरू करवा दी थी, जहाँ तज़ीन व आराइश और तामीरात का काम आज भी जारी है। 1972 में इसे शीशा लगाकर शीश महल का नाम दिया गया और लोग अब इसे शीश महल पुकारते हैं। बाबा जी 1950 इतने जगह खरीद की थी, उस तो बाद फिर ये काम जारी सारी है। 1972 शीशा लगा जिसकी वजह तो आप हयातन इधर ना शीश माल लोगों ने पाया। बाबा जी अलमारूफ साईं सुख 1914 में मिडरांजा में पैदा हुए, जिन्होंने 15 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज करके दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पहाड़ों की ओट में चनियोट में आकर अपना बसेरा कर लिया और यहीं के होकर रह गए। दरबार है जिसे शीश महल के नाम से भी पुकारा जाता है। ये पहाड़ों के दरमियान वाक़िया है। यहाँ से पूरी दुनिया से अकीदतमंद लोग आते हैं और यहाँ पे सुकून पाते हैं। हज़रत अहमद माई अलमारूफ साईं सुख का हर साल 2 दिसंबर को उर्स मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से अकीदतमंद शिरकत करते हैं। पहाड़ों की ओट में बनाए गए दिलकश इस शीश महल की खूबसूरती को देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर सदीकी, पब्लिक न्यूज़, चनियोट। अच्छा, वैसे हरमीत, अगर हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, रील्स देखें, सोशल मीडिया साइट देखें तो लोगों को बहुत पसंद है, बहुत शौक है ऐसी पुरानी और तारीख़ी मकामात को देखने का। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें तो एक्टिवली इनका ख्याल रखना और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इसको सेव करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर इस शीश महल की बात करें तो इसकी तज़ीन व आराइश और इसका खूबसूरत सा नज़र आना, इसकी देखभाल बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है और बड़ी तादाद में अगर ट्रिप्स की बात करें लोग और सयाह ख़ास तौर पर इसको देखने के लिए जाते हैं, इसीलिए हमने भी इसको रिपोर्ट इसीलिए। सोहा, अगर हम देखें हर शहर की अपनी खासियत होती है और उसी के बिना पर वो शहर काफ़ी मशहूर भी होता है। और अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे दरबार, बहुत सारी ऐसी इमारतें जो बड़े मुनफरद तरीके से उस पर कारीगरी की गई है। और अभी आप जाएं जहाँ पे थोड़ा बहुत कब्ज़ा है, कच्चा का इलाका है, उससे आगे बोंग की मस्जिद आती है, सदीकाबाद से आप आगे जाते हैं तो इतनी खूबसूरत वो मस्जिद बनाई गई है कि उसके मीनार के ऊपर सोना जो है आपको नज़र आएगा। ज़बरदस्त तरीके से तज़ईन व आराइश वहाँ पे की गई है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़े मुनफरद किस्म की इमारतें आपको नज़र आएंगी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि लोग इसी को देखने के लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दूर दराज से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदियों पहले पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर की दुनिया में गए हैं। उनके आबा अजदाद जो हैं तब उनकी ख्वाहिश होती कि वो आते हैं और मैंने देखा है कि बहुत से लोग आते हैं, इन इलाकों की तरफ निकलते हैं। और कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें कुछ लोग जो थे जो बॉर्न थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गए थे और मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन इस सारी चीज़ों का ख्याल रखना हुकूमत का काम तो है, लेकिन जो नहीं कर रही है, लेकिन आवाम को ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि यही जो चीज़ है जो आपके शहर को और कहीं ना कहीं उसको मुनफरिद और आपके शहर अगर उसकी पहचान बनती है तो ये इस किस्म की इमारतें बनती हैं। और हम देखते हैं कि हर साल जब उर्स होता है तो वहाँ पे लोग जाते हैं, अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है और एक मेला सजा होता है जिसमें बाहर मज़े मज़े के पकवान, मज़े मज़े के स्टॉल्स, और डिफरेंट कल्चर जो है वो भी आपको वहाँ पे मिलता है। ज़ायरीन जब मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में आकर रुख करते हैं तो इनफरादी तौर पर ये बात कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स के अलावा आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉर्दर्न में तारीख़ी मकामात पे जाएँ तो वहाँ की साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल ज़रूर रखें। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक
after the break. When it comes to health basic protocols, so पाकिस्तान यकीनी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हमेशा से पाकिस्तान को रहा है। अगर कोविड के एरा से लेकर अब तक की हम बात करें तो बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स ना होने के बावजूद भी हमने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया। अभी भी अगर अपने हेल्थ सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे मसाइल ऐसे जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ऐसे क्रेडिबल डॉक्टर्स और टैलेंट हमारे पास मौजूद है कि इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट फ्रेमवर्क और पॉलिसीज जो कि लॉन्च की जाए। अगर बात की जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स की, तो एक से बढ़कर एक सर्जन ऐसे मौजूद हैं जो कि वो काम कर रहे हैं, वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म की जाती हैं। उनको एड्रेस करना, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना बेसिकली हमारा मकसद है। एक रीसेंट वाकया मैंने आपसे शेयर करना है। एक ऐसा मजदूर जिसका सुबह काम करते वक्त हाथ कट गया। कटने से मुराद है कि हाथ बाकायदा तौर पर उसके जिस्म से जो है वो अलग हो गया, लेकिन उसे कितने ज़बरदस्त अंदाज में किसने किस तरह से जोड़कर ये सर्जरी जो है वो सरअंजाम दी, वो डॉक्टर्स जो है ऑन सेट आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर शुएब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आतिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, FCPS हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जन हैं। दोनों को आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शुएब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। ये एक छोटा सा मैंने इंट्रो जो दिया इसमें मैंने एक केस का जिक्र किया, जिस केस के बाद जो है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया कि इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान में क्या इस तरह की मौजूद हैं, सर्जन्स मौजूद हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है कि एक कटा हुआ हाथ जो है जो आपके जिस्म से कट गया है उसको दोबारा से जोड़ना, और ये आप कब से कर रहे हैं और ये काम किस तरह से सरअंजाम दिया? जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया। देखें, मैं जिस सेंटर में काम करता हूँ वो CMH लाहौर में एक हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जरी सेंटर है। वी आर सुपर स्पेशलिस्ट, हम सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो सिर्फ बाजू और हाथ के ऑपरेशन करते हैं, फ्रॉम द टिप ऑफ द नेल टू द नेक। जितनी पैथोलॉजीज़ हैं, जितनी बीमारियां हैं, उनको हम डील करते हैं। तो हमारा सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह 1995 में ये पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो बनाया था, ठीक है, और तब से अब तक ऑपरेट कर रहा है, और तब से ही वहाँ ये सारे काम हो रहे हैं। ये एक सेंटर है जो विच इज़ फंडेड बाय द आर्मी, बट इट इज़ ओपन टू एवरीबडी। वहाँ पे सिविलियंस भी ट्रीट होते हैं, वहाँ पे जो सर्विंग पेशेंट्स हैं वो भी डील होते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी डील होती हैं। तो ये जो केस था जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, इसका हाथ कट गया और ये विद इन टाइम इन्होंने उसी वक्त हमसे रब्ता किया। हमने फ़ोन पे इनको कम्युनिकेट किया कि किस तरह आपने इसको प्रिजर्व करना है, इसको पानी में बहाते हुए नहीं लेके आना। जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी वो उस तरह इसको प्रिजर्व करके लेके आए हमारे पास, और विद इन 6 आवर्स पेशेंट फैसलाबाद से हमारे पास पहुंच गया। तो हमने विद इन 10 मिनट्स वी वर ऑल रेडी। हमारा थिएटर तैयार था, स्टाफ तैयार था, सर्जन्स तैयार थे, बेहोशी वाले डॉक्टर जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो तैयार थे। फ़ौरन हमने ऑपरेशन किया, और ये कोई 8 से 9 घंटे का ऑपरेशन था जिसमें हमने उनकी हड्डियों को जोड़ा, और फ़ौरन हमने खून की रवानी को जारी किया ताकि हाथ के अंदर जान आए, खून जाए और हाथ बच सके। अच्छा सर, ये जो बारीकियाँ बता रहे हैं डॉक्टर आतिफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी। शरियानों को, बारीक शरियानों को अगर हाथ कटा हुआ देखें, चूँकि अभी तो हम स्क्रीन पे ब्लर करके दिखाते हैं बिकॉज ऑफ के सब लोगों ने देखना होता है, बच्चे इसमें शामिल होते हैं, तो बारीक बारीक शरियानों को एक एक करके जोड़ना, और अगर आप वेन्स की बात करें, आर्टरीज की बात करें, तो कितनी बड़ी तादाद एक हाथ में कितनी सारी हैं। अब वो एक आम आदमी किस तरह से उसको सोचता है, आप तो डॉक्टर हैं, बीइंग अ डॉक्टर आप बता सकते हैं कि वो कितना मुश्किल काम है, और ये पाकिस्तान में अगर आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो किन इक्विपमेंट्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं? अच्छा, इसके लिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इसके लिए हमारे पास सामान क्या होना चाहिए। इसके इस सेंटर के अंदर हमारे पास हर चीज़, हर फैसिलिटी मौजूद है। हमारे पास ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप मौजूद है, और हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे। इसके लिए रीइम्प्लांट करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट होना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसके अंदर जो मल्टीपल होती हैं आर्टरीज, वेन, उसके लिए जो हमने मेन 2 होती हैं आर्टरीज, अल्नर और रेडियल, और 2 वेन्स, हमने उसी वक्त उनकी पैवनकारी की, उनको एनास्मोसिस किया। उसके लिए जो शॉर्टनिंग थी वो हमने टांग से उनकी वेन्स निकाल के उनको आपस में कनेक्ट किया। उसके अंदर फिर हमने उनकी खून की रवानी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई, और इसके अंदर फिर हमने इसको इस तरह कंटिन्यू किया। अच्छा डॉक्टर आतिफ, ये तो चले एक केस है। डॉक्टर शुएब, आप ये बताएं कि ऑब्वियसली इफ़ यू गाइज आर परफॉर्मिंग दिस सर्जरी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, आप लोगों के बकौल, तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपके सामने आए होंगे। चलिए ये तो एक केस है जो कि इंटरनेट पे आया और हरवीत हाईलाइट हो गया, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारी जो सर्जरीज आप परफॉर्म करते हो, उसमें क्या क्या सर्जरीज होती हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लोगों को लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है? जी देखें,
जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम द टिप ऑफ द नेल अप टू द शोल्डर जितनी पैथोलॉजीज हैं जिनमें शोल्डर सर्जरी है विच इज़ वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, वो वी आर प्रोबेबली द ओनली सेंटर इन द होल कंट्री जो इतने ज़्यादा नंबर्स में शोल्डर सर्जरी करते हैं। शोल्डर की हम जो सर्जरीज करते हैं वो कैमरा के ज़रिए करते हैं। हम इसके लिए स्पेशली ट्रेंड हैं। की होल सर्जरी इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड, के छोटे छोटे 2 सुराख होते हैं, उन्हीं से कैमरा अंदर लेके जाके हम सारी सर्जरी करके आ जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के बाद पेशेंट बड़ा इजी होता है। इसी तरह हम कैमरे के साथ एल्बो सर्जरी भी करते हैं और रिस्ट। वी आर दी ओनली सेंटर इन द कंट्री जिसमें रिस्ट के अंदर हम कैमरा लेके जाके रिस्ट की छोटी छोटी बोन्स को और लिगामेंट्स को हम ट्रीट करते हैं। वेरी नैरो। ठीक है जी हरमीत। डॉक्टर आतिफ, अगर हम बात करें, मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त है वायर और उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका जो ये आपकी टांग थी, आई थिंक, आपको आपसे ये हम हटाएंगे तब आप जाके सर्वाइव भी कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान आना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान आया और वो सर्जरी कामयाब हुई। आपसे जानना चाहेंगे सर क्या तरीकाकार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ कट जाते हैं मशीनों में काम करते हैं, दीगर चीज़ों में। क्या जो आप अभी हमारे जो दोस्त हैं शुएब जावेद साहब जो बता रहे थे, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उसका ख्याल रखा जाए और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आते हैं या किसी और हॉस्पिटल की तरफ जाते हो तो ये सर्जरी कामयाब हो सकती है? अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये मोड ऑफ इंजरी क्या है, क्रश इंजरी ना हो, क्लीन कट हो, उसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना क्रश होता जाएगा उसमें मसाइल आते हैं। दूसरा है मसला कि इसमें ट्रांसपोर्ट किस तरह के, जो आपका एम्पुटेटेड पार्ट है, जो आपका जिस्म से अलहदा पार्ट है, उसको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करें, हॉस्पिटल लेके जाएं किस तरह, उसके लिए स्पेशल एक पूरा प्रोटोकॉल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लिम्ब है कहीं से भी कटा है तो आपने विद इन 6 आवर हॉस्पिटल में पहुंचना है। उसके जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाते हैं। और ये फिंगर्स के लिए डिफरेंट है। फिंगर्स के लिए 12 to 24 आवर्स तक भी हम प्रिजर्व फिंगर को, सही तरीके प्रिजर्व फिंगर को रीप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर केसेस, डॉक्टर आतिफ सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ज़्यादातर केसेस भी ये होते हैं ना, एक तो चलिए ये तो बाजू कटने का पूरा एक केस था, बट व्हेन इट कम्स टू कि बहुत सारे लोगों की काम करते वक्त फिंगर टूट जाती है, मुड़ जाती है, कट जाती है, थंब की अगर हम बात करें, बाकी चीज़ों की भी, तो प्रिकॉशंस में आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो आपको उसको प्रिजर्व कैसे करना है? आप देखने वालों को इस हवाले से क्या गाइड करेंगे कि इट इज़ पॉसिबल कि आपका वो हिस्सा जो है वो आपके बाजू के साथ दोबारा से जुड़ सकता है, बशर्ते कि आप अगर कोई चीज़ कट जाती है, लोग फौरी तौर पर घर पर खुद पर कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुँचे। जो एम्पुटेटेड पार्ट है, जो अलहदा हो गया, उसको तो ये है कि आप जो है धो के अच्छी तरह एक कपड़ा लपेट के एक सील पैक शॉपिंग बैग जिस तरह होते हैं सील पैक बैग, उसमें डाल के पानी जिसमें बर्फ़ डली हो, डायरेक्ट बर्फ़ के अंदर नहीं रखना, नहीं तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, वैसे ही वो नेक्रोसिस और गैंग्रीन में चला जाता है। इसलिए आइडियल उसका टेम्परेचर 4 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। 0 या इससे नीचे जाएंगे तो उसके अंदर गैंग्रीन के चांसेस हो जाते हैं, वो फिर वैसे ही गैंग्रीन होकर खत्म हो। डॉक्टर शुएब, एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पे आया और सोहा ने जिस तरह बात की कि वायरल हुई और कहीं ना कहीं आज आप हमारे मॉर्निंग शो में बैठे हैं, लेकिन ऐसी और कैसी कौन कौन सी सर्जरियां हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने करके दिखाया? और इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि आजकल बैकबोन का बहुत मसला आता है, डिस्क की अगर बात की जाए तो उसके ऑपरेशन के हवाले से बड़ी बातें की जाती कि नहीं करना चाहिए, नहीं कामयाब होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, इसमें मैं ऐड करूंगा कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका हाथ दरवाजे में आ गया, बहुत छोटे बच्चे, या गलती से बच्चे शरारतें करते हैं तो दराज के अंदर आ जाता है। समटाइम्स फिंगर क्रश हो जाती है और समटाइम्स जो है वो अलहदा भी हो जाती है। तो अव्वल तो खुदा न खास्ता ये हो ही ना, और अगर ये हो जाए तो फिर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे डॉक्टर आतिफ ने बताया, उसको आप पैकेट में पैक करें प्लास्टिक बैग में और फिर बर्फ़ में रखें। पानी में तैरता हुआ उसे हमारे पास ना लेके आएँ, बर्फ़ में रखें, पहले उसको कवर करें डबल चॉपर में, फिर बर्फ़ में, और फिर हमारे पास लेके आएँ। और दूसरी बात जो आपने डिस्क की देखिए सर, जैसे एंडोस्कोपिक या कैमरा वाली सर्जरी, जिसे आम तौर पे लेज़र सर्जरी के नाम से मशहूर है, वो जैसे हर फील्ड में है, इसी तरह अब वो बड़ी कॉमनली डिस्क सर्जरी में भी है। सो वो भी पोक होल्स करते हैं, की होल्स, और उनसे कैमरा लेके जाते हैं डिस्क के पास और उसी से डिस्क को निकाल लेते हैं, और पेशेंट आफ्टर एग्जैक्टली 4 आवर्स खुद अपने पाँव पे चल के घर जाता है।
तो इंस्टेड के इस इंजरी को स्पाइन सर्जरी से डरते डरते छुपा लिया जाए और टांगें पैरालाइज हो जाएं या हाथ पैरालाइज हो जाएं, क्योंकि डिस्क की कॉम्प्लिकेशन है कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाए तो टांगें पैरालाइज हो जाती हैं और जो पेशाब पखाना। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप आपकी बात में दोबारा रिकोड इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए मर्ज को कर्ज को वैसे कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर वो है तो फॉर द टाइम बिंग उसको फौरी तौर पर आप डिले मत करें, एड्रेस करें। इस चीज़ का जिक्र आपने किया कि बच्चों के साथ अक्सर औकात ये हो जाता है कि ड्रॉ में हाथ आ जाता है, या अक्सर औकात लोगों को हम देखते हैं कि उनकी फिंगर अलग नहीं होती, अलहदा नहीं होती उनकी जिस्म से, लेकिन वो मोशनलेस हो जाती है। तो उस सूरत हाल में जोड़ना क्या पॉसिबल है या उस तरह के भी केसेस आपके सामने आते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह का ये तो बड़ी कॉमन इंजरीज हैं जो हम अपने सेंटर में ट्रीट करते हैं। इसके लिए हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है। हमारे पास कुछ डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बाकी लोगों के पास बहुत कम हैं। वो माइक्रो छोटी छोटी प्लेट होती हैं 1 mm 1.5 mm की, उन प्लेट से हम उनकी बोन्स फिक्स कर देते हैं और वेरी नेक्स्ट डे हम उनकी मूवमेंट शुरू कराते हैं तो वो 100% बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। बट जो बच्चों की इंजरीज हैं, बच्चों के बारे में अगेन आईड लाइक टू स्ट्रेस कि बच्चों को आप जल्द अज जल्द ट्रांसपोर्ट करें क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं ट्रीटमेंट को। ऑलराइट डॉक्टर आतिफ, लास्टली ये बताइएगा कि आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे देखने वालों को कि ये एक ऐसा इदारा इंस्टीट्यूशन मौजूद है कि अगर आपको ऐसा मसला हो जाता है, लोगों को लगता है कि ये एड्रेसेबल नहीं है बट यू गाइस कैन एड्रेस। अच्छा, इसके अंदर बहुत अच्छा आपने वो सवाल किया। इसके अंदर ये है कि हमारे पास जो हेल्थ सेंटर है इसके अंदर मैं थोड़ी सी वो बता दूँ। यहाँ पे हमारे हैंड टिप ऑफ द नेल टू बेस ऑफ द नेक सारी सर्जरीज होती है, इंक्लूडिंग माइक्रो सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ट्यूबर सर्जरी, ये यहाँ पे हम सारी परफॉर्म करते हैं। दूसरी एक बहुत कॉमन इंजरी है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, जिसके अंदर लिम्फ फ्लेयर हो जाता है, नर्व कट जाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कम सेंटर हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज को डील करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पूरी डेडिकेटेड टीम है जो ब्रेकियल प्लेक्सस को डील करती है। और इसके अलावा हमारे जो सेंटर से ट्रेन डॉक्टर्स हैं उन्होंने बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर पूरे डिपार्टमेंट बनाए हैं, इंक्लूडिंग घुरकी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग लेके वहाँ पे पूरे अपने सेंटर बनाए हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सेगमेंट को करने का मकसद भी प्योरली यही था कि आपको इस हवाले से अवेयर किया जा सके कि ऐसी सूरत हाल में आपने फौरी क्या करना है और किन इदारों से रजू करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमने लेनी है आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।